अच्छा जी सर, लेसी को समझने के बाद यानी उसके कॉन्सेप्ट्स को, तमाम कॉन्सेप्ट्स को ग्रिप में लाने के बाद, रिवाइज करने के बाद अब हम आते हैं लेसर पे। अच्छा, आपको ये बताया था मैंने कि लेसर के लिए जो एवरी लीज है वो बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है सर? ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये एसेट का ओनर है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, आगे सुनिएगा। अच्छा भाई, फिर ये देखता है कि अगर कोई पांच में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो फिर कहा जाता है कि ये कौन सी अकाउंटिंग करेगा, फाइनेंस लीज की, मतलब अपने बुक्स में से ये एसेट निकाल देगा और सामने वाले की किताबों में वो राइट चला जाएगा। अच्छा, ये आया क्यों भाई? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी इन सब्सटेंस जब तमाम इकोनॉमिक बेनिफिट सामने वाला ले रहा है तो जाहिर सी बात है मैं इसको अपनी किताबों में क्यों रखूं। तो इसलिए कहा गया कि ये अपनी बुक से इस एसेट को डी रिकॉग्नाइज करेगा, सामने वाला अपनी बुक्स में एसेट को नहीं, राइट को रिकॉग्नाइज करेगा, जो अभी सिखाया मैंने। अच्छा जी, अब वो सर कौन सी एक्सेप्शंस हैं जो इसको कन्वर्ट कर देंगी फॉर फाइनेंस लीज क्लासिफिकेशन? अच्छा भाई सर, आपको मैंने बताया था कि जो आपकी लीज टर्म है, सही है जी सर, वो हो ग्रेटर देन 75% ऑफ इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ, ऐसा ही है जी। दूसरा, लीज पेमेंट्स जो मुझे पूरे टिन्योर ऑफ लीज में मिलेगी, मिलेगी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर मैं लेसर हूं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 90% ऑफ फेयर वैल्यू हो। अच्छा, लीज पेमेंट्स इस केस में मैं आपको अभी बताऊंगा कि थोड़ा सा फर्क है। सही है जी, हल्का सा फर्क है, थोड़ा रुकेंगे उसको फिर हम देखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा सर, तीसरे केस के अंदर अगर मैं आपको ये कहूं कि सर अगर कंपलसरी ट्रांसफर हो जाएगा एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म, तो सीधी सी बात है ये एसेट आपकी किताबों में होना नहीं चाहिए। और सर चौथी चीज, अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन हो। और पांचवी चीज सर, ये स्पेशलाइज नेचर का एसेट हो। तो इन तमाम केसेस में लेसर के लिए जो लीज मानी जाएगी सर, वो कौन सी मानी जाएगी सर? फाइनेंस लीज मानी जाएगी। ये अपनी बुक्स में से एसेट को निकाल देगा। अब याद रखिएगा मेरी बात, यहां से मैं कनेक्शन बना रहा हूं। अब जब ये फाइनेंस लीज ऑप्ट करेगा तो फाइनेंस लीज के अंदर दो पॉसिबिलिटीज, या तो वो अपनी किताबों से एसेट को डी रिकॉग्नाइज करेगा। अगर वो एसिड आपने लिया था फॉर द पर्पज ऑफ लीज तो वो IS 16 में मौजूद होगा, तो वो वहां से डी रिकॉग्नाइज होगा। या तो वो डी रिकॉग्नाइज करेगा इन्वेंट्री को, और जब ये इन्वेंट्री को डी रिकॉग्नाइज करेगा तो बच्चों इन्वेंट्री को डी रिकॉग्नाइज करने पे, सही है, ये बुक करेगा COGS, क्योंकि यहाँ पे इसकी इंटेंशन थी ये बेचता भी है, सही, और लीज पे भी देता है। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अप्लाई होता है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर पे, तो ये करेगा ये कि भाई NIFL को करेगा डेबिट, यानी नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज को, और सर ये कर देगा यहां पे सेल्स को क्रेडिट। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंगली ये जो है एंट्री बनाएगा, यानी पैसे लेने, और एसेट को कर देगा क्रेडिट। और यहां पे क्योंकि इसने एसेट नहीं निकाला, इसने सेल्स बुक किए, क्योंकि इसने ग्रॉस प्रॉफिट भी बुक करना है, तो इसने जो इन्वेंट्री
अपनी किताबों से निकाली है उसके अगेंस्ट में बच्चों ये क्या बुक कर लेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कुल मिला के ये हालात वाकई आते हैं। अच्छा डाउन पेमेंट वगैरह आती है, उसको कैश वैश डेबिट होता है, वो अपनी जगह पे। चलिए जी, ये तो बच्चों बात हो गई बेसिक बेसिक अगर फाइनेंस लीज है। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज को मैं ऐड करता हूँ, जरा सुकून से समझिएगा। जो रेट वगैरह के चक्कर होते हैं वो, अच्छा देखिए, बाकी सारी चीजें अपनी जगह की। फॉर एग्जांपल लीज टर्म अलग है, एडवांस रेंटल हो गया, और सर एरियर हो गया, और सर क्वार्टरली सेमी एनुअली, वो सारी चीजें जो वहां थी वो यहाँ भी है, क्योंकि लीज एग्रीमेंट तो इन दोनों के बीच में ही है ना। अब सर मुझे इस चीज को देखना है, ये आपको बहुत याद रखना है एग्जाम के अंदर, कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में दो तरीके के रेट आपके पास होंगे। दो तरीके के रेट। एक रेट आपके पास आएगा मार्केट रेट, और दूसरा आएगा लोअर देन मार्केट रेट। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखें, अगर सवाल के अंदर केस वन रेंटल नहीं गिवन, सही है जी, तो इस केस में आपने करना यह है कि जो आप रेंटल निकालेंगे, सही है जी, वो एज पर एग्रीमेंट निकालेंगे। अगर वो एग्रीमेंट में रेंटल है लोअर देन मार्केट रेट, क्योंकि वो तो एग्री हुआ होगा ना, उस रेंटल को आप चेंज नहीं कर सकते। तो रेंटल निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि फेयर वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट प्लस आईडीसी, अगर 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 नॉर्मल लेसर है। वरना आईडीसी क्या हो जाती है, एक्सपेंस आउट हो जाती है अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। और अगर कोई रेजिड वैल्यू का चक्कर है तो वो भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग रेंटल। तो समझने की बात यह है कि मैं जो है रेंटल कैलकुलेट करूंगा लोअर देन मार्केट रेट से। या तो सवाल में ये रेंटल गिवन होगा या आप निकालेंगे, पर अगर वो सवाल में लिख के देता है कि लीज में ये जो रेट यूज किया गया वो लोअर देन मार्केट रेट है, तो वो रेंटल के अंदर शामिल होगा, यानी रेंटल उस रेट पे निकाला गया होगा। अच्छा, अब आपने अकाउंटिंग करनी है, समझिएगा। तो अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब या तो रेंटल एग्रीमेंट के तहत है, या तो आप ये कैलकुलेट करेंगे, या ये गिवन होगा व्हाटसोएवर। पर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, कौन से रेट से, सर मार्केट रेट से, यानी लोअर रेट से नहीं, मार्केट रेट से लेनी है। अच्छा, जब मार्केट रेट से आप प्रेजेंट वैल्यू लेंगे ना, प्लीज समझिएगा बहुत फोकस के साथ यार, ये बहुत ही अहम बात है। अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जब आपने रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू ली मार्केट रेट से, तो आप ये कहते हैं कि भाई अगर ये कैश फ्लोस मुझे ये एसेट कमा के देगा, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं यहां पे निकाल रहा हूं वो भी मार्केट रेट से, तो इस एसेट की मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू ये बनती है। तो सेल रिकॉग्नाइज होगी इस पे। वापस से भाई, मैं अगर आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपने रेंटल के अंदर आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट यूज किया हुआ है, तो फिर ये कहा जाता है कि भाई आप देखें, अगर यही रेंटल मार्केट रेट पे ऑफर होता तो उस एसेट की फेयर वैल्यू क्या रही होती। तो आपने सेल बुक करनी है अकॉर्डिंगली उससे। तो आपने एक एंट्री बनानी है बच्चों, NIFL डेबिट और सेल्स क्रेडिट। पर इस केस में ये फेयर वैल्यू से नहीं बनेगी, ये नॉर्मल केस होता है जिसमें फेयर वैल्यू से बनती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस केस में ये एंट्री फेयर वैल्यू से नहीं बनेगी। इस केस में इसको हम सही तरह लिखते हैं ताकि अच्छे से आपको नजर भी आए यहाँ पे, फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू लेस जो डाउन पेमेंट होती है, व्हाट्सोएवर द केस इज। अच्छा, फेयर वैल्यू से नहीं बनेगी, यहां पे भी लिखते हैं। इस केस में जानी ये एंट्री बनेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स एट मार्केट रेट। रीजन है इसके पीछे बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि देखो, अच्छा अगर व्हाट इफ रेंटल निकाला गया है मार्केट रेट पे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू लोगे तो वो भी फेयर वैल्यू की इक्वली आएगी ना, जो असल फेयर वैल्यू है। यानी समझने की बात यह है कि अगर अगर फॉर एग्जांपल बच्चों
मैं रेंटल निकालता हूँ, रेंटल किस पर रख के निकाला होगा, फेयर वैल्यू को रख के निकाला होगा ना, और फेयर वैल्यू को रख के जो रेंटल निकाल रहा हूँ, मार्केट डे यूज करता हूँ, तो मेरा रेंटल भी मार्केट के हिसाब से आएगा। बात समझ आ रही है? अगर फेयर वैल्यू को रख के, ओरिजिनल फेयर वैल्यू को रख के मैं रेंटल निकाल रहा हूँ लोअर रेट से सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए, तो रिकवरी तो मैं उतनी की कर रहा हूँ, पर मैं रेट क्या कर रहा हूँ, कम ऑफर कर रहा हूँ, तो इसको पेनलाइज करने के लिए कहा गया आपने बेटा रेंटल तो निकाल लिया, वो तो फिक्स हो गया ना, वो तो एग्रीमेंट चेंज नहीं कर सकता। सिंपल एक काम ये करें, उसी रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू ले मार्केट रेट से, और देखें अगर ये रेंटल मार्केट रेट पे ऑफर किया जाता तो उस एसेट की वैल्यू क्या होती, तो उसी पे सेल बुक होगी। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया जो आपको याद रखना है एग्जाम में, सही है जी। अच्छा भाई, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया रेट का। अगर कॉन्सेप्ट लेसर है सर, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है, अच्छा जी। फिर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई सर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होगी, तो आप बच्चों सिंपल एक काम करेंगे कि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको सेल से भी माइनस करेंगे और सीओजीएस से भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये वो पैसा होगा जो लेसी ने आपको गारंटी नहीं किया, तो इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए, तो उसकी सेल भी बुक नहीं होनी चाहिए। पर क्योंकि आपकी रिकवरी में मार्केट में 100% होती है, क्योंकि ये एसेट जब वापस आएगा मार्केट में तो बिकेगा ना, तो आपको कोई लॉस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जितने से सेल कम कर रहे उतने से सीओजीएस को भी क्या करना, कम करना। तो सर ये तो हो गए ओवरऑल आपके कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू लेसर। अगर वो मैन्युफैक्चर डीलर लेसर है, मैंने आपको आईडीसी में कॉन्सेप्ट दे दिया कि सर आईडीसी क्या। अच्छा फिर एक बात याद रखिएगा, रेंटल निकालने के लिए अगर आप रेंटल निकाल रहे हैं तो आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं ना, वो पूरी होती है 100%, चाहे गारंटीड हो या ना हो। और जब आप शेड्यूल शुरू करते हैं तो वो रेजिडुअल वैल्यू से ऊपर वाला होता है जो कि 100% रिकवरी होती है। उसके अंदर दो प्रिंसिपल्स होते हैं। एक प्रिंसिपल वो होता है जो आपको ओवर द पीरियड मिल जाएगा रेंटल के जरिए, जो रेजिडुअल वैल्यू की माइनस करवाने के बाद होता है, और एक होता है रेजिडुअल वैल्यू जो आपको कब मिलेगा, आखिर में वो सिर्फ ग्रो वाला होता है। आई होप आपको ये याद आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद सर आखिरी चीज, आप सिर्फ जो बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर मैं लेसर की बात करूं, यानी अगर मैं लेसर की बात करूं, तो लेसर में आपके पास नॉन करंट एसेट में और करंट एसेट में एनआईएफएल आ रहा होता है, एनआईएफएल आ रहा होता है, ऐसा ही है। और सर लेसी के केस में आपके पास नॉन करंट एसेट में आरओयू आ रहा होता है, और नॉन करंट लायबिलिटी में लीज लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटीज में भी लीज लायबिलिटी। ये आपने शेड्यूल से उठाना होता है। फिर आप नोट्स 2D FS में, सही है जी, आप बनाते हैं मेच्योरिटी प्रोफाइल, मेच्योरिटी एनालिसिस, जिसमें आप बोलते हैं 1 साल में इतने रिसीव होंगे, 2 साल में, सर 3 ईयर में, और 4 ईयर में, ये पैसे। पर ये जो पैसे होते हैं ना, ये ग्रॉस होते हैं, यानी ये रेंटल्स होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। अच्छा भाई, फिर हम बनाते हैं इसकी रिकॉन, और आपको याद होगा कि ये टोटल रिकवरी में से जो ऊपर लिखी है इसमें से माइनस करता हूं मैं इंटरेस्ट नॉट येट ड्यू। तो मेरे पास जो बैलेंस शीट वाली अमाउंट आती है वो यहाँ आती है, वो बैलेंस शीट से क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ मैथ्स का गेम है। कौन सा गेम है जी, मैथ्स का गेम है। और प्लीज़, अब जब कल की क्लास होगी तो उसमें हमें 100% अटेंशन के साथ ये काम करना है, और हमें मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियोज को देखना है। तो ये मैं वादा करता हूँ कि कल हम चेंज करने वाले हिस्ट्री को, और हम अब एक बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे, जिसमें तकरीबन मैं कोशिश करूंगा क्या कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। जज़ाकल्लाह।